अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे सितारे को जिसे आपने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया। उनकी हर फिल्म को पिछले 14 साल में बड़ी सक्सेस थी। एक ऐसा सितारा जो अपनी मर्जी से फिल्में बनाता है, ऐसा सितारा जो हर बार एक अलग नए रूप में नजर आता है। प्लीज वेलकम आमिर खान। आप लोगों ने आमिर खान को अलग अलग रूपों में देखा है, आज एक नए रूप में आपकी अदालत में इन्हें देखेंगे। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आमिर खान पर। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े इडियट हैं। आमिर, इतना प्यार आपको लोगों ने दिया, इतनी मोहब्बत लोगों ने आपको दी, लेकिन जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या जो क्रिटिक लोग हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि ये तो पागल आदमी है। वो ये कहते हैं कि एक अजीब आदमी है, मैड है, कुछ भी करता है। कुछ लोगों ने कहा ये हिला हुआ है थोड़ा। ये इल्ज़ाम तो मुझे मतलब मंजूर करना पड़ेगा। वाकई मैं काफ़ी पागल हूँ। मतलब ये कि एक्चुअली मैं अपने दिल को फॉलो करता हूँ और मेरे जितने डिसीजंस होते हैं वो आमतौर पे बड़े इम्प्रैक्टिकल होते हैं। तो लोगों को लगता है ये क्या पागलपन कर रहा है। अच्छा, मुझे भी लगता है इम्प्रैक्टिकल है। जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ मुझे लगता है हाँ यार बात तो सही है, ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि यार ये करना है मुझे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बनाई थी फिल्म रंग दे बसंती। अब रंग दे बसंती जब राकेश मेहरा ने मुझे कहानी सुनाई, तो कहानी जब जिस दिन सुनाई उसने मुझे कहानी, और मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ी पसंद आई। और मैंने कहा मेहरा से कि यार मैं तुझे याद दिलाऊं कि अभी 2 ही महीने हुए हैं कि 4th भगत सिंह और आज़ाद की फिल्म रिलीज़ हुई है और कुछ ख़ास नहीं चली है, और 2 महीने बाद तो अभी मुझे ये कहानी सुना रहा है जो फिर भगत सिंह और आज़ाद के ऊपर फिल्म बन रही है। तो ये हम 5वीं रीमेक बनाएंगे भगत सिंह और आज़ाद पर। तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है एक्चुअली, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। और उस शाम को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया न्यूयॉर्क से, तो उनसे कहा कि मैंने आज एक फ़िल्म साइन की है। तो फैमिली में ये बड़ा मतलब सेलिब्रेशन होता है जब मैं फिल्म साइन करता हूँ। कहते यार अल्टीमेटली उसने फिल्म साइन कर ली, क्योंकि बहुत कम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन सी फिल्म साइन की भैया? तो मैंने कहा वो 5th रीमेक ऑफ भगत सिंह एंड आज़ाद। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा कि यार डोंट जोक विथ मी। ऐसे नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ। तो अगर आप एक तरफ से देखें तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा डिसीजन है। या जब मैंने तारे ज़मीं पर बनाई, तो चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर मैं फिल्म बना रहा हूँ, जो मतलब मार्केट के लोग सोचते हैं कि यार ये क्या बना रहा है, ये चलेगी नहीं चलेगी, इसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें। तो आमतौर पे अगर आप पिछले 10 साल के मेरे डिसीजंस देख लें तो सारे डिसीजंस एक तरह से काफ़ी इडियोटिक थे। जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, सब डरते हैं इस बात से। जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं, आपने तारे ज़मीं पर का उदाहरण दिया या रंग दे बसंती का, उनको लगता है अब मरा ये। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब तक तो ठीक था, लेकिन इस दफ़ा उसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। अब आपको मैं बताऊं 3 इडियट्स का पंगा जो मैंने लिया। आप कोई आदमी जो इसको समझदार मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, वो कहे मैं इडियट हूँ। अभी देखिए इस फिल्म में मेरी रियल एज तो 44 की है, फिल्म में मैं कर रहा हूँ 22। अब इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? तो ये बड़ा ही स्टूपिड डिसीजन लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्या होता है, आप लोग बताएंगे। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप लगते हैं 22 के। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं शूटिंग कर रहा था ना,
थ्री इडियट्स की। तो उस वक्त मैं बड़ा सीरियस था डाइट वाइट के को लेकर। अब शूटिंग कंप्लीट हो गई, थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया हूँ, थोड़ा खा पी रहा हूँ। आपने बहुत खाया पिया गजनी में। और खा पी के बहुत मारा। हाँ, वो भी आप देखें तो अगर जब मैं लोगों को कहता था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं एक्शन करने वाला हूँ, तो कोई यकीन ही नहीं करता था। जो मेरे दोस्त यार थे वो कहते यार तू एक्शन कैसे करेगा, 20 लोगों को मैं मारूंगा। तो लोग बोलते थे कि आप पब्लिक यकीन ही नहीं करेगी आप ऐसा करेंगे आप। तो मैंने कहा नहीं, मैं बॉडी बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार हमको तो लगता नहीं कि कभी होगा। तो ये भी बड़ा एक अनयूजुअल डिसीजन था। तो फिल्म की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने किया। आई थिंक कैसे किया? दरअसल वेट ट्रेनिंग मैंने कभी की नहीं है ज़िंदगी में। तो जब ये फिल्म के लिए करनी पड़ी तो मैंने एक अच्छा ट्रेनर चुना और उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने बीड़ा उठाया ये बड़ा मुश्किल बीड़ा है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग जो है वो ओवरनाइट नहीं होती। इट टेक्स 4-5 years टू डेवलप अ प्रॉपर फिजिक। 4-5 साल लगते हैं। अब शूटिंग के लिए तो इतना वक्त है नहीं। तो मैंने बड़े पागलपन से काम शुरू किया उस पर। मतलब दिन में मैं 3-3.5 घंटा वर्कआउट करता था और बड़ा ही स्ट्रेनियस वर्कआउट होता था। हफ्ते में 6 दिन, 1 दिन मैं रेस्ट लेता था। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे मुझे कि बॉडी बिल्डिंग में डाइट बड़ा ज़रूरी है। आप जो आप खाते हैं खाना वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप 8 घंटा सोएं, बहुत ज़रूरी है फिज़िक के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितना कामयाब रहूँगा, कितना मैं बना पाऊँगा, लेकिन ठीक ठाक हो गया आई थिंक फाइनली। काफ़ी अच्छा हो गया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और अब मुझे लग रहा है कि 15 मिनट होने वाले हैं, कहीं आप भूल ना जाएं। हाँ, आपको मैं बताऊं रजत जी, ये एक अजीब बात है कि माइंड इतना एक अजीब चीज़ होती है कि जब मैं गजनी के जो मैंने रोल किया है उससे पहले मेरी मेमोरी काफ़ी ठीक ठाक थी, शार्प थी। और गजनी करने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई गजनी करने के बाद मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। मतलब मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं निकला हूँ कहीं जाने के लिए, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन घुमाता हूँ, फिर वो फ़ोन कोई उठाता है तो मैं बोलता हूँ ये किसको फ़ोन किया मैंने यार, फिर नाम देखना पड़ता है। तो ऐसा होने लगा है मेरे साथ। तो ऐसा तो नहीं कि आपने शरीर पर लिख लिए नाम और फ़ोन नंबर? अभी वो नौबत आने वाली है। जब से आपने इस तरह की फिल्में की है, जैसे लगान जब आपने फिल्म की थी, उस वक्त में जब एक अलग तरह की फिल्में चल रही थी, फैशनेबल फिल्में थी, ज़्यादातर फिल्में स्विट्जरलैंड में शूट होती थी, हीरोइन हीरो के शक्ल अलग थे। उस समय जब आपने तय किया कि मुझे लगान करनी है, तो आपको किसी ने तो कहा होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो? नहीं, बहुत लोगों ने कहा। आई थिंक ज़्यादातर जो लोग जानते थे कि मैं क्या बना रहा हूँ या क्या बनाने जा रहा हूँ, तो उनका ये कहना था कि यार बहुत तुम रिस्की चीज़ बना रहे हो और ये तुम्हें नहीं बनानी चाहिए। जावेद साहब लिरिक्स लिख रहे थे हमारी फिल्म के लिए, तो उन्होंने कहानी सुनी। आशुतोष जी गए थे उनको कहानी सुनाने। उनका मुझे फ़ोन आया कि यार आमिर मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, बड़ा अर्जेंट है। तो मैंने कहा बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई इतनी कमाल की बुरी स्क्रिप्ट मैंने बहुत अरसे से नहीं सुनी है जो मैंने आज सुनी है, और बहुत बुरी फिल्म है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप होने वाली है। तो प्लीज़ आई एम अ वेल विशर ऑफ योर्स, आप ये फिल्म ना बनाएं। और तो मैं बिल्कुल डर गया, मैं क्योंकि जावेद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं। तो मैंने कहा आप रुकिए, मैं अभी फ़ौरन आपके घर आ रहा हूँ। तो मैं घर गया, उनके साथ 2-3 घंटे में बैठा और मैंने समझने की कोशिश की वो क्या कह रहे हैं। और वो गलत नहीं कह रहे थे, वो जो भी कह रहे थे वो सारी चीज़ें हम रूल मान के चलते हैं इंडस्ट्री में कि यार ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी फिल्म नहीं हो, स्पोर्ट्स की फिल्म ना हो। तो जितने रूल्स हैं, उन्होंने कहा कि जितने रूल्स हैं सिनेमा के, मेन स्ट्रीम सिनेमा के, वो आप सारे तोड़ रहे हैं, वो एक ही फिल्म में सब तोड़ रहे हैं। तो ये आपकी फिल्म बहुत डेंजरस फिल्म आप बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा जावेद साहब आपका कहना गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यार ये
अच्छी फिल्म है और मुझे बनानी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि मैं बनाऊँ और ये ऐसे ही बनाऊँ। लेकिन आप अगर लिरिक्स ना लिखना चाहें क्योंकि आपको इतनी बुरी लगी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ अभी। तो उन्होंने कहा नहीं है, जब आपको अभी सुसाइड कमेटी करना है तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, जब फिल्म बनी तो उनको बड़ी पसंद आई। ये पिछले 15 साल देखें तो 14 फिल्में आपने की हैं, 13 फिल्में चली हैं। एक फिल्म जिस पर आपने बहुत मेहनत की, मूछ लगाई, बाल लगाए, मंगल पांडे। मंगल पांडे, हाँ। मंगल पांडे, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं ज़रूर हम चूक गए होंगे अपनी नरेशन में, कहानी बताने में, लेकिन मेरे दिल के काफ़ी अजीज़ है वो कहानी, क्योंकि वो कहानी जो है वो फ्रीडम के बारे में बात करती है, फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। शायद उसमें हिंदुस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं, और जहाँ तक फ्रीडम का सवाल है, हमें लगता है कि यार अंग्रेज़ आए थे हम पे हुकूमत करके गए, हमें उनको जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। तो उस फिल्म में वो नहीं होता, क्योंकि हिस्टोरिकली मंगल पांडे वॉज हैंग्ड, तो वो हम उसका एंड तो चेंज नहीं कर सकते। शायद ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही होगी ऑडियंस के दिल में। आपने अगर फिल्म देखी हो तो आप मुझे बताएं हमसे क्या कमी रह गई। नहीं, मैं तो लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि वो मेरी फिल्मों में से एक फिल्म गिनी जाती है जो नाकामयाब थी, लेकिन उस फिल्म का जो बिजनेस हुआ वो बहुत सारी कामयाब फिल्मों से मतलब 2-3 गुना ज़्यादा हुआ। तो अगर मेरी नाकामयाब फिल्म इतनी कामयाब होती तो मैं खुश हूँ। मैं तो आपको नाकामयाबी के बारे में नहीं, बल्कि जो पागलपन है, वो, और ये कोई अभी नया नहीं है। जिस समय आपने बाजी की थी बहुत साल पहले, तो मैंने सुना कि उस समय लड़की का रोल करने के लिए आपने पूरी बॉडी पर वैक्सिंग कराई थी। सही। तो ये सब चीज़ें कर, मंगल पांडे मैंने बाल बढ़ा दिए थे, मूंछ बढ़ाई थी, 1-1.5 साल लगे थे मुझे। मुझे याद है गुलाम फिल्म, आप चलती ट्रेन के सामने कूद गए थे और मरते मरते बचे थे। जी। हाँ, वो ख़ास पागलपन था मेरा, और वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मुझे। कितने उदाहरण गिनवाऊं मैं। राजा हिंदुस्तानी में आपने वोडका पी ली थी, आप वैसे शराब नहीं पीते, लेकिन रोल करने के लिए। हाँ, वो सीन था, शराब पी के वो राजा जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और पूरी मतलब पार्टी में सब लोग। तो उसमें मैंने कभी शराब पीनी थी, तो मुझे लगा यार ये सीन में कैसे कर पाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, और मुझे हमेशा डर रहता है कि यार मैं बुरा शॉट ना दूं। अब अगर इंसान ड्रंक है और मैंने खुद कभी शराब नहीं पी है ज़िंदगी में, तो मैं कैसे करूँगा वो सीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं पी लेता हूँ। तो उससे ये होगा कि जो नशा जो है वो चढ़ेगा अपने आप, और फिर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काम आसान हो जाएगा अपना। तो उसको डर था कि यार आपने कभी पी नहीं है, लेकिन आप पिएंगे तो फिर 2-3 ग्लास के बाद आप कहीं सो नहीं जाएं। आप फेंट हो जाएंगे, मेरी शूटिंग बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी बोतल में से थोड़ी सी रह गई थी बस, क्योंकि दिन भर शूटिंग चली, कुछ सीन की 8-10 घंटा शूटिंग चल रही थी, तो हर आधे घंटे में वो आ जाता था वो ग्लास लेके, और मतलब पहले 2 ग्लास के बाद जब मुझे पीना पड़ता था तो मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आती थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू इट, सो इट वाज वेरी, उसका टेस्ट बड़ा अजीब था, सिस्टम को आदत नहीं थी ये सब चीज़ों की। अब आदत हो गई है? नहीं, आदत तो अब भी नहीं हुई है। उसके बाद आपने शुरू नहीं की? नहीं, मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से जितना हो सके। इतने सारे पागलपन के उदाहरण देखे हैं, तो सबसे बड़ा पागलपन का एक्ट कौन सा था? क्या लगता है भैया आप लोगों को? गजनी? अच्छा, एकदम अनबिलीवेबल है, लेकिन उसमें पागलपन क्या है यार? या आप ये माने कि ऐसा किरदार अभी आना बाकी है? नहीं, आई थिंक कि मेरे सारे डिसीजंस कई अजीब ही रहे हर फिल्म।
मुझे लगता है एक फिल्म जिससे सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे, सो मैं कहूँगा वो सबसे अच्छा मेरा पागलपन था, अगर आप उसे ऐसे कहें तो, वो थी तारे ज़मीं पर। क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी कि जब मैंने कहानी उसकी सुनी तो एक तो मैं बेहद रोया, और फिर मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी उस वक्त, मुझे लगा यार मुझे ये शेयर करना है अपने हिंदुस्तान की ऑडियंस के साथ, मुझे ये शेयर करना है जो मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है। अब उसमें हीरोइन नहीं है, और एक बच्चे की कहानी है, चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर फिल्म बना रहा हूँ मैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं? मैं कहता था नहीं भैया, मैं फिल्म बना रहा हूँ। डिसलेक्सिया के ऊपर फिल्म है, तो लोग सोचते थे कि डिसलेक्सिया क्या चीज़ क्या होती है। तो ये बड़ी मुश्किल प्रोजेक्ट थी बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियंस ने इसको रिसीव किया और इतने लोगों की ज़िंदगी बदली इससे, मतलब एक तरह से ये कहानी की वजह से मैं खुद एक इंसान की तरह मुझ में तब्दीलियाँ आई। मैं बच्चों को अलग नज़र से देखने लगा, मैं अपने खुद के बच्चों को अलग नज़र से देखने लगा। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अहम फिल्म थी मेरे लिए, न सिर्फ मेरे लिए लेकिन हमारी सारी ऑडियंस के लिए। और जिस तरह से एक सोसाइटी में एक बदलाव आया है बच्चों की तरफ या एजुकेशन की तरफ, तो वो जो इतनी खुशी होती है मुझसे कि मैं कुछ एक ज़िंदगी में काम कर पाया जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ एक बदलाव आया, जो चेंज, जो बड़ा अच्छा चेंज आया उनकी ज़िंदगी में। तो ये सबसे बड़ा पागलपन मैं ये बोलूँगा ये है। आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई और बहुत अच्छा काम किया, और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस फिल्म की वजह से आप पर जो पागलपन का चार्ज मैंने लगाया था उसमें वापस ले लेता हूँ। मुझे लगता है आपके करियर में आपने ये पहला चार्ज वापस लिया होगा। जी आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये सबसे ज्यादा चालाक हैं। हमने आमिर अभी तक बड़ी अच्छी बातें की, आपकी अच्छी फिल्मों की बातें की। अगर मुंबई की भाषा में बोलूं तो वो कहते हैं कि ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बहुत चालू है। देखिए, आप कभी कहते हैं कि मैं पागल हूं, कभी आप कहते हैं मैं चालू हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाँ दीजिए। हाल ही में रेस रिलीज हुई, जिसमें सैफ थे, करीना थी। आप उस फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे और पहली बार आपका वो गजनी वाला लुक लोगों को दिखाई दिया, तो उस फिल्म की पब्लिसिटी तो धरी रह गई, सारा का सारा अटेंशन आप पर हो गया। अच्छा। गजनी फिल्म में मेरे दो लुक हैं, एक तो जिसमें मेरे बाल हैं, नॉर्मल हूँ, संजय सिंघानिया, फिर एक हादसा होता है उसकी ज़िंदगी में, फिर वो उसकी अलग चेंज लुक है, बाल शेव हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं सर पे। तो आधी फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी, जिसमें कि बाल के साथ शूटिंग थी, कैरेक्टर था। उसके बाद हमने बाल शेव किया। उन दिनों रमेश जी जो मेरे दोस्त हैं, रमेश तौरानी जी, उनका फ़ोन आया मुझे कि हमारी फिल्म का प्रीमियर है, रेस आप ज़रूर आइए। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे और कई दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं जा नहीं पाया था उनके पार्टीज़ में, उनके फंक्शंस में। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब उससे एक दिन पहले मेरा मुंडन हुआ था। अब मैं करता तो क्या करता। तो इसमें कोई ये स्ट्रेटेजी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी नहीं। शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, वो रिलीज हुई। उसमें बड़ी कोशिश करके उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना लुक चेंज किया था। जब लोग वहाँ फिल्म देखने पहुंचे, हर थिएटर के बाहर आमिर खान के बड़े कटआउट लगे हुए थे जिसमें वो आपका गंजे वाला सिर था। लोग रब ने बना दी जोड़ी को भूल गए और उस कैरेक्टर को याद रखे। गजनी में एक पर्टिकुलर लुक था हमारा, और ये हर फिल्म में आप नहीं कर सकते, उसी फिल्म में आप कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ऑल इंडिया जो जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके साथ हम ये डील करें कि वो जितने उनके अशर्स हैं, कैंटीन वाले हैं, जितने स्टाफ हैं, हर मल्टीप्लेक्स में 40-50 लोग होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो वो जो है गजनी का लुक बनाएं, बाल वाल शेव करें और वो स्कार, 2-3 स्कार जो थे वो लगाएं। तो उससे वो हमारे पोस्टर बन जाएंगे एक तरह से, अगर आप देखें। या हमारा ट्रेलर जो है वो आपका मल्टीप्लेक्स का स्टाफ जो है वो ट्रेलर बन गया। वो एक बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट था, जो जहाँ आप देखें आपको गजनी नज़र आए। तो ये एक आइडिया था जो हमने सोचा अच्छा आइडिया है और अब इसको करना चाहिए। और ये हमने, ज़ाहिर है हम अपनी फिल्म की रिलीज़ से पहले करते हैं। अब हमारी फिल्म की रिलीज़ से 2 हफ्ता पहले शाहरुख की फिल्म आ रही थी,
तो हम इसमें मतलब हम शाहरुख के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे, हम अपनी फिल्म की प्रमोशन पब्लिसिटी कर रहे मैंने थे। शाहरुख का बयान देखा, शाहरुख ने कहा कि मैं इतना बड़ा ब्रांड हूं, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की आमिर खान ने। जब मेरी फिल्म आई थी तो फिर वहां पर पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, शाहरुख मुझे हेल्प करे तो ये अच्छी बात है यार। आप आज कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं लोगों अरे को। बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले, मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ओफो। अभी मैं क्या बताऊं रजत जी, सच तो ये है कि ये एक मजाक था और शाहरुख और मेरे बीच, मतलब शाहरुख अक्सर फिल्म फेयर नाइट पे और जितने आपके शोज़ होते हैं अवार्ड शोज़ या, तो अक्सर मुझ पे मजाक करता है वो, और मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मजाक नहीं करेगा मुझ पे तो कौन मजाक करेगा। इत्तेफाक की बात है कि हमने एक घर ख़रीदा पंचगनी में, किरण ने और मैंने, और उस घर में जो केयर टेकर्स हैं जो पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, आनंदी बाई और बाबू, वो भी चाह रहे थे कि वो, हालांकि अब हम ओनर हो गए हैं कि वो भी साथ में रहें हमारे, तो हम भी खुश थे वो हमारे साथ रहेंगे। अब उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है शाहरुख। अब मैं क्या करूं? कितनी सारी फिल्मों में हमने देखा है वो विलेन कहता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। तो अच्छा, जब मैंने घर लिया तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने एक घर के साथ साथ कुत्ता भी खरीद लिया, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो जब मैंने कुत्ते को देखा, जो बड़ा हैंडसम कुत्ता है, हाँ आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने उसका नाम पूछा आनंदी बाई से, भैया इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा शाहरुख। तो किरण साथ में बैठी थी, किरण ने यार अजीब नाम रखा है उन्होंने शाहरुख। तो मैंने पूछा आपने क्यों रखा नाम इसका शाहरुख? तो उन्होंने कहा कि इस बंगले में कुछ साल पहले एड फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख साहब आए थे और उनकी कोई एड की शूटिंग थी उस बंगले में, और उसी दिन हमने ये पप हम घर लाए थे और हम शाहरुख के बड़े फ़ैन हैं, तो हमने इसका नाम शाहरुख रखा। तो उन्होंने ये रखा इसलिए क्योंकि वो शाहरुख के बड़े फ़ैन हैं और शाहरुख की उस दिन इत्तेफाक से वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो किरण ने हमसे कहा कि भाई आमिर अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको शाहरुख नहीं कहेंगे, हम इसको शाकी कहेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस दिन से आज तक हम, किरण और मैं, उसको शाकी कहते हैं, हम शाहरुख नहीं कहते। लेकिन ब्लॉग में अब मैं ब्लॉग पे आ रहा हूँ। अब एक दिन मैं वाकई इसी तरह बैठा हुआ था अम्मी के साथ, जुनैद के साथ, बच्चों के साथ, तो मैंने कहा कि यार शाहरुख के बारे में लिखता हूँ तो शाहरुख पढ़ के हंसेगा, उसको भी मज़ा आएगा, वो हंसेगा, क्योंकि वो इतने मजाक करता है मुझ पर। ज़रूर उसको ये लगता होगा कि यार आमिर ने आज तक एक भी मजाक नहीं किया मुझ पे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मजाक किया और यही मेरे दिल में शाहरुख के लिए इज़्ज़त है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, इसमें कोई तंज नहीं था। ऐसी रिगार्ड रिस्पेक्ट है कि आप पब्लिकली कह देते हैं कि शाहरुख खान नंबर 2 है, वो अपने आप को नंबर 1 समझता है। नहीं, मैं कौन होता हूँ उसको नंबर 2 बोलने वाला। एक्चुअली नंबरिंग तो मैं करते ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं वो दिलीप कुमार जी हैं, बच्चन साहब हैं, नरगिस जी हैं, तो मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही रहेंगे। लता जी नंबर 1 है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही है। लेकिन मतलब मैं गिनती में आते ही नहीं हूँ, एक पूरा तो मैं नंबर 2 भी नहीं आता हूँ। मेरे पास में बड़ी लंबी रिसर्च है। आपने शाहरुख के बारे में क्या कहा, शाहरुख ने आपके बारे में क्या कहा, और पिछले कई महीनों से सिलसिला लगातार चल रहा है। दरअसल जब हमारी दोनों फिल्में साथ में आई, रब ने बना दी जोड़ी और गजनी, दोनों 2 हफ्ते के का फ़र्क था उनके रिलीज़ डेट में,
तो उस वक्त मीडिया में शाहरुख भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, मैं भी इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो ये मुझे लगता है उस अरसे की बात है, उसी वक्त की बात है। आपने कहा कि उनको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मुझसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से मैंने कभी शाहरुख पे कमेंट नहीं किया, कभी नहीं कमेंट किया। लेकिन शाहरुख ने अक्सर मेरे बारे में कई चीज़ें कही हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता हूँ। इत्तेफाक से इस दफ़ा हम दोनों की फिल्में साथ में लग रही थी, तो मीडिया उनसे भी कुछ सवाल पूछ रही थी, मुझसे पूछ रही थी। अब उन्होंने कई इस दफ़ा भी, जिससे वो पहले काफ़ी कुछ कहते मेरे बारे में, इस दफ़ा भी उन्होंने कहना शुरू किया। तो इस दफ़ा मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैंने कुछ जवाब दिए। अच्छे जवाब दिए आपने। कहा अब जो मुझे सच लगा मैंने जवाब दिया। तो मैंने कभी उनको नंबर 2 नहीं कहा। आपने ये कहा कि वो नंबर 1 नहीं है। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने कहा कि यार मेरे लिए सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है। आज तक तो मैंने उसको कभी सुना नहीं बोलते हुए कि मैं नंबर 1 हूँ। मैंने ये कहा। उनके जो बच्चे हैं वो आपके बड़े फैन थे, और जब आपने ये कुत्ते वाली बात लिखी तो वो बच्चे आपसे नाराज़ हुए। जी। देखिए, मैं शाहरुख की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ख़ास तौर से मैं शाहरुख की इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि ही इज़ रियली अ फैमिली मैन। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज फैमिली। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ शाहरुख की। तो अगर मेरे तरफ से कुछ ऐसा हुआ है अनजाने में जिसकी वजह से उनके या उनके परिवार को चोट पहुंची है, तो मैं तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं शाहरुख को और उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूँगा। जहाँ तक देखिए, आप अमेरिका से आ रहे थे जी, और फिर जब वापस आए तो आपसे पूछा कि भाई आपकी तलाशी हुई। आपने कहा कि मेरी तलाशी किसने ली, मैं तो इडियट हूँ। और फिर साथ ने आपने ये जोड़ दिया। देखिए, आप मीडिया वाले पहले तो हम लोग को पकड़ लेते हैं, फिर जब हम जवाब देते हैं तो आप फिर हमको डांटते हैं। अब मैं एयरपोर्ट से आया तो मुझे कोई पूछता है कि भाई आपकी तलाशी हुई, तो मुझे या तो मैं बोलूँगा नो कमेंट्स, क्या बोलूँ मैं। तो मैंने कहा कि नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? अब मैं 8 घंटा फ्लाइट में बैठ के आया हूँ, मुझे पूछ रहा है कि तलाशी क्यों नहीं हुई। अब मैं क्या जवाब दूँ क्यों नहीं हुई? तो जो मेरे जहन में आया, मैंने बोला मेरी नहीं हुई क्योंकि मैं इडियट हूँ, तो मेरी तो इडियट लोगों की तलाशी नहीं होती। आपने ये नहीं बताया कि साथ साथ आपने ये कहा कि शाहरुख की इसलिए हुई कि वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। मुझे लगता है ये आपके दिल की बात है जो आप बोल रहे हैं। ये बात सही है कि आप पहले कभी मजाक नहीं करते थे, पहले कभी रिएक्ट नहीं करते थे, और ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये सिर्फ शाहरुख तक नहीं रुका। अब क्या कह दिया मैंने? सलमान के बारे में आपने क्या किया? क्या बोला भैया? मुझे ये पता चला कि आपके जो भतीजे हैं उनकी जो फिल्म आई जिसमें आप मेन पीछे सूत्रधार थे, उसमें आपने एक गाना लिखवाया। वो गाना है मैस्कुलर, वेरी मैस्कुलर, है पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। ये सब सलमान के बारे में। फिर उस पर आपने लिखा कि पप्पू दिखने में अंग्रेज है, पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, और फिर आपने कहा बट पप्पू कांट डांस आला। देखिए, ये सच है कि ये फिल्म मेरी है, मैंने प्रोड्यूस की है, और उस फिल्म में ऐसा गाना भी है, लेकिन ये सलमान पर बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि असलियत में गाना आपने लिखा है और सलमान के लिए लिखा है। नहीं, ये तो लिखा तो अब्बास ने है। और मैं बताऊं ये बात सही क्यों नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि सलमान बहुत अच्छा नाचता है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? तो सलमान की जो सारी क्वालिटीज आपने पढ़ी हैं कि वो बड़ा क्रेज, लड़कियों में क्रेज है उसका। चलिए, बाकी तो ठीक है, सारी करेक्ट है। वो मतलब वो अंग्रेज दिखता है, ये करता है, वो करता है, सारी चीजें, लेकिन डांस भी अच्छा करता है। वो तो पप्पू सलमान हो ही नहीं सकता। अब 3 इडियट्स है, फिल्म तो भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कुछ अंदर के लोगों ने मुझे बताया कि उसमें आपका करीना कपूर के साथ बहुत लंबा किस का सीन है। अरे बाप। और कहने वाले का ये भी कहना था कि वो ऐसा सीन है कि सैफ अली उस पर कुर्बान हो जाएंगे।
अच्छा, मुझे एक्चुअली एक सवाल मुझे पूछना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता कहाँ से चलती हैं? ये फिल्म अभी तक रिलीज हुई नहीं है, तो ये आपने कैसे पता कर लिया? यही मीडिया। हाँ, कैसे? मैं बड़ा, आपको पता कैसे चला ये? आप पहले बताइए कितनी लंबी वो देखिए, अब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। टाइम तो किया नहीं मैंने उसको कभी लेकिन एक रोमांटिक मोमेंट है अच्छा सा, लेकिन ये सब पता कैसे चलता है आपको? फिल्म तो अभी लगी नहीं है। क्या ये सच है कि ये एक ऐसा स्टंट है जो इनकी जो फिल्म है कुर्बान, इसको ही कुर्बान कर देगा? नहीं ऐसा बल्कि स्टंट बिल्कुल नहीं है। अगर स्टंट होता तो हमारी फिल्म में प्रोमो में आपको दिखता हो। प्रोमो में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। आपने अभी ये सवाल पूछ लिया तो ये बात खुल गई। और आप सोच रहे हैं कि कौन है वो जिसने मैं लीक सोच रहा हूँ किसने लीक किया, मैं कैसे किसको पकड़ूं जाके क्योंकि ये ना तो हमारे प्लान में भी नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे फिल्म का ये सेलिंग पॉइंट नहीं। हमने फिल्म जो बनाई है, हम इन चीज़ों पे थोड़ी हम अपनी फिल्म बेचते हैं या लोगों को अंदर बुलाते हैं इन चीज़ों पे। हमारी फिल्म जो है वो, उसकी कहानी इतनी कमाल की है, ये मेरा मानना है कि इसका जो यूनिक पॉइंट है फिल्म का, वो उसकी कहानी है। इतनी बेहतरीन चीज़। और राजू जो डायरेक्टर हैं जिस किस्म के, उनकी खासियत ये है कि वो आपको एंटरटेन करते हैं, साथ साथ में आपको एनरिच करते हैं। मतलब ये कि वो आपको मज़ा भी आएगा और कुछ आपको मिलेगा फिल्म से। जैसे उन्होंने बनाई थी गांधीगिरी, मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS। तो इस फिल्म में भी मुझे लगता है उन्होंने ऐसी कहानी लिखी है जिसमें हमें देखने में मज़ा आता है, एंटरटेन होते हैं हम, और उसके साथ साथ हमें कुछ एक अहम चीज़ सीखने को मिलती है। हम इंतज़ार करेंगे इस फिल्म का, और ये भी देखेंगे कि उस सीन की लंबाई कितनी है। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये सबसे ज्यादा एरोगेंट हैं। यहाँ तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से जनता के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जब ये मैदान में आता है तो फिर इसकी एरोगेंस देखने वाली होती है। रिसेंट एक उदाहरण मुझे किसने दिया, 3 इडियट्स का ट्रेलर आपने मीडिया को दिखाया, गाना रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म की हीरोइन करीना कपूर नदारत थी। नादारत मतलब वहाँ मौजूद नहीं थी। अच्छा इसलिए कि जब आमिर है तो फिर किसी की क्या ज़रूरत? नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि मैं किसी एंगल से एरोगेंट नहीं हूँ। जो हमारा प्रोमो था उसमें राजू जी, विनोद और मैं थे प्रोमो रिलीज़ करने के समय। उसके बाद हमने प्रोमो रिलीज़ किया जिसमें कि माधवन, शर्मन और मैं, जो ऑल इज़ वेल गाना है वो हमने रिलीज़ किया, और जो रोमांटिक गाना है करीना के साथ, वो करीना और मैंने मिलकर रिलीज़ किया। तो ये प्लानिंग थी विनोद जी की, जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, कि ये हर गाना जो है 3 लोग अलग अलग रिलीज़ करेंगे, सिर्फ एक गाना 2 लोग रिलीज़ करेंगे। चलिए आपकी बात मान लेता रोमांटिक, हूं। हाँ। आपने रोमांटिक गाने में हीरोइन को सामने रखा, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जहां इकट्ठे होते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ओम शांति ओम, फराह खान की फिल्म, हाँ। सारी इंडस्ट्री थी, संजय दत्त भी आए उसमें, सलमान खान भी आए, शाहरुख ने सबको बुलाया उस गाने में, हाँ। उस गाने में धर्मेंद्र जी जैसे बड़े लोग आए, लेकिन एक आदमी उस इंडस्ट्री का गायब था वहां से, वो था आमिर खान। एक्चुअली दरअसल ये मेरी एरोगेंस नहीं है, मैं अपने काम को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग नहीं लेते, लेकिन मेरे लिए जब मैं किसी फिल्म में, अगर मैं एक शॉट भी दूँ उस फिल्म के अंदर, तो मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे ये करना है नहीं करना है। अब वो एक गाना शूट करना चाह रहे हैं, अब वो गाने के लिए मैं उनसे स्क्रिप्ट मांगूँ, अजीब लगता है। मैं काम करता हूँ पैशन और लव से, तो मुझे आप 100 करोड़ दे दीजिए कि भैया ये गाना कर लो या ये फिल्म कर लो, मैं नहीं करूँगा जब तक मुझे लगे नहीं कि यार अंदर से आवाज़ नहीं आए कि मुझे ये करना चाहिए, मैं करता नहीं। और उसके लिए अभी मैं स्क्रिप्ट मांगूँ कि वो अजीब लगता है। अच्छा, अगर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली और मुझे बुरी लगी तो और मुश्किल हो जाएगी। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं, मैं तुम्हारा गाना नहीं करूँगा, मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों में मैं दूर हटता हूँ। बल्कि आप नोटिस करेंगे मैं कहीं पार्टीज़ में भी बहुत कम जाता हूँ, फंक्शंस में बहुत कम जाता हूँ। अवार्ड्स लेने आप नहीं जाते? अवार्ड्स लेने मैं नहीं जाता। भी आपकी एरोगेंस माना जाता है कि जहाँ सारी इंडस्ट्री होती है वहाँ। एक्चुअली एरोगेंस नहीं है वो, मुझे लगता है यार ये सब चीज़ों में मैं फिट नहीं होता हूँ।
मैं फिट नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है। अच्छा, आपका स्टैंडर्ड दूसरा, आप ऑस्कर के लिए फिट होते हैं? नहीं नहीं क्या बात है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल बिल्कुल ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान के जो अवार्ड्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, अच्छा नहीं रहा है, और इसमें कोई बात छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं, तो मैं दूर हटता हूँ इनसे। ऑस्कर में एक दफ़ा गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो जहाँ तक अवार्ड्स का सवाल है, जहाँ मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं दूर हट जाता हूँ। जहाँ मुझे नहीं लगे कि गड़बड़ हो रही है तो मैं क्यों दूर हटूँ। मुझे लगता है कि ऑस्कर मैं फिल्में अवार्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। ऑस्कर की अहमियत मेरे लिए सिर्फ इतनी है कि उससे ये जो फिल्म हमने बनाई है उसको एक दरवाज़ा मिलता है, एक खिड़की मिलती है बाकी दुनिया के लिए। तो एज अ मार्केटिंग टूल मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि इस ऑस्कर के लोग मुझे क्या कहें कि मैंने फिल्म अच्छी बनाई है नहीं बनाई। मेरी ऑडियंस मुझे ऑलरेडी कह चुकी है कि या तुमने अच्छी फिल्म बनाई या तुमने बुरी फिल्म बनाई। तो जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है वो मुझे बताएं उनको कैसी लगी, उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अवार्ड लेकर मैं क्या करूँगा? लेकिन अगर एक ऐसा अवार्ड है, या जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, ऑस्कर है, ऐसे कई मंच हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, जहाँ पर अगर आपकी फिल्म पसंद की जाती है। लगान का उदाहरण ले लें। इसीलिए महेश भट्ट को ये कहना पड़ा था कि बर्लिन, कांस, ऑस्कर इसकी बात करते हैं, जो व्हाइट स्किन है, गोरी चमड़ी वाले हैं, उनके आगे झुकने को तैयार हैं। झुकते तो हम किसी के सामने नहीं हैं। हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। और उनकी चमड़ी का रंग क्या है उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। कल को बर्लिन वाले काले हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप बर्लिन ले लें, कांस ले लें या ऑस्कर ले लें, ये कई सालों से इन्होंने एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन किया। ये लेवल ऑफ स्टैंडर्ड आप मेंटेन करें तो आपको भी वही इज्जत मिलेगी। ये आपके ऊपर है, आप अपनी इज्जत को, आप अपने वैल्यू कितनी करते हैं। मैं जब अपना अवार्ड, अगर मैंने एक संस्था शुरू की है और वो मैं अवार्ड में लोगों को बेचना शुरू करता हूँ, तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? तो वो आप कह रहे हैं कि ये सब अवार्ड्स, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपनी ये बता दी कौन कौन खरीदता है अवार्ड्स। मैं कल लिस्ट भेज देता हूँ आपको। लेकिन मेरा जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, इन्होंने कई सालों से अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, जिसकी वजह से लोग इन प्लेटफॉर्म्स को मानते हैं। और अगर हमारी फिल्म यहाँ पर पसंद की जाती है, लगान का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि लगान ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। अब चूंकि वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बहुत सारे लोग दुनिया भर में जो आम तौर पे लगान के बारे में उनको जानकारी भी नहीं मिलती, अब वो नेट पे जाके ढूंढते हैं कि यार ये कौन सी फिल्म थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, हम भी डीवीडी देखना चाहते हैं। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने एक हिंदुस्तानी फिल्म देखी और एक इंडियन मेन स्ट्रीम फिल्म को बेहद पसंद की। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लगान अगर 3.5 घंटे लंबी नहीं होती, वहाँ की ऑडियंसेस के जूरी के हिसाब से वो छोटी होती, उसमें से गाने काट दिए जाते, तो शायद उसको अवार्ड मिल भी जाता। इसमें एक्चुअली कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि 56 फिल्में थी शायद उस साल, जिस साल लगान कंपटीशन में थी। नॉमिनेट होना, टॉप 5 में आना इतना मुश्किल है। जब तक जूरी मेंबर्स को, जो करीबन 300-400 जूरी मेंबर्स होते हैं उनके, मतलब 7-8 जूरी मेंबर नहीं होते, जब तक वो 300-400 लोगों को आपकी फिल्म बेहद पसंद नहीं आती, वो टॉप 5 में आ ही नहीं सकती। तो अगर उनको लगता है कि आपकी फिल्म में गाने हैं और हमको गाने पसंद नहीं हैं, या बहुत लंबी है हमको पसंद नहीं, तो आप नॉमिनेट ही नहीं होते। आपकी फिल्म बेहद पसंद आई है, हमारी हिंदुस्तान से एक फिल्म इनको बेहद पसंद आई है, तब जाके वो नॉमिनेट हुई। कम से कम 10-12 फिल्में थी उस साल जो बहुत कमाल की फिल्में थी दुनिया भर से, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हो पाई, लगान नॉमिनेट हुई। तो जब आप नॉमिनेट होते हैं ऑस्कर में, एक तरह से आप जीत जाते हैं। ऑस्कर जब हम फंक्शन में गए थे तो वहाँ पर मुझे, मतलब अंग्रेज थे, मैं उनको पहचानता नहीं था, वो मुझे इसलिए पहचानते थे क्योंकि उन्होंने लगान देखी हुई थी, और वो जूरी मेंबर्स थे, मुझे पता नहीं था। तो वो जब हमारा नाम अनाउंस नहीं हुआ, नो मैंस लैंड का नाम अनाउंस हुआ, तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद कम से कम 50 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमें बड़ा दुख हुआ कि आपकी फिल्म नहीं जीती। तो मैंने पूछा क्यों, आपको क्यों दुख हुआ? उन्होंने कहा क्योंकि हम जूरी में थे और हमने आपके लिए वोट किया था।
तो हमको इतनी पसंद आई वो फिल्म। अगर आपकी फिल्म को नॉमिनेशन मिला, अवार्ड मिलता तो बहुत खुश होते, लेकिन किसी दूसरी फिल्म को मिला, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसको ऑस्कर अवार्ड्स मिले, लेकिन आपने कहा कि ये फिल्म मुझे तो ठीक नहीं लगी। अभी मेरा एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, तो मैं झूठ बोल नहीं पाता। जब स्लमडॉग मिलियनेयर मैंने देखी नहीं थी, मेरे दोस्त की फिल्म है, अनिल कपूर मेरा बहुत अजीज दोस्त है और डैनी बॉयल का मैं खुद फ़ैन हूँ। जब मैंने सुना कि उन्होंने फिल्म बनाई है और वो फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आ रही है तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं प्रीमियर पे भी गया था उनको विश करने के लिए, तब तक मैंने फिल्म देखी नहीं थी। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि यार मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगी, इतनी खास नहीं लगी। अब मैं झूठ कैसे बोलूँ कि भाई मुझे बहुत पसंद आई, बहुत कमाल की फिल्म है, तो मुझे ठीक लगी फिल्म। अब जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है तो ये सब तो चीज़ें होती नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, वो दिखा रहे हैं। तो मैं पर्सनली मुझे फिल्म इतनी खास नहीं लगी। अब ये सच्चाई, अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि उसको ऑस्कर मिला और मिला, आपकी फिल्म अच्छी को बात नहीं है, मिला। वो उनके मेंबर्स को पसंद आई, क्या कह सकते हैं। देखिए सिनेमा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। एक फिल्म मुझे पसंद आ सकती है, आपको पसंद नहीं आ सकती, लेकिन मुझे ये मानना पड़ता है। जो आदमी मंगल पांडे देख के बोलता है कि यार मैं डिसअपॉइंट हुआ, तो मुझे ये मानना पड़ता है कि यार उसने देखी और उसको पसंद नहीं आई। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। आई कांट से कि नहीं तो गलत है, फिल्म अच्छी है तुझे क्यों पसंद नहीं आई। अब उसको नहीं पसंद आई भैया। चलिए ऑस्कर की बात मान लेता हूँ आपकी। ब्लैक फिल्म, अमिताभ बच्चन, सब रेस्पेक्ट करते हैं, आपने वो फिल्म देखने के बाद में कहा कि इनसेंसिटिव है ये फिल्म। इनसेंसिटिव, जी हाँ। ब्लैक जब मैंने देखी मुझे नहीं पसंद आई, मैं क्या करूँ। और उसमें मुझे लगा कि यार हम क्या दिखा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। मुझे क्या बुरा लगा मैं बताऊँ कि हम जब बच्चों के बारे में, एक लड़की है जो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, हम उस बच्ची को थप्पड़ मार रहे हैं, उसका सर पानी में ढकेल रहे हैं और उसको हम डरा के इस मतलब डरा धमका के उसको टॉर्चर करके हम उसको सिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में आप देखें, देश भर में चाइल्ड केयर में चाइल्ड अब्यूज़ कितना होता है हिंदुस्तान में। हम बच्चों को थप्पड़ मारने में 2 दफ़ा सोचते ही नहीं है, हमको लगता है बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो थप्पड़ मारना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है हिंदुस्तानियों के लिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ सिटीज़, गाँव, स्मॉल टाउन्स आप देख लें तो इतना चाइल्ड अब्यूज़ इतना ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और आप उसमें आप एक फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें आपका लीड एक्टर जो है उसको थप्पड़ मार रहा है, उसका सर पानी में डाल रहा है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है, मतलब सीख लेती है जो कुछ सिखाना था। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको खूब मारो, ठीक हो जाएगा। तो अगर बच्चा जो है वो देख नहीं पाए, वो सुन नहीं पाए, वो बोल नहीं पाए, तो वो बदतमीजी कर रहा है, उसको मारो। वो मारो के तो सीखेगा, वो मार के ही सीखेगा। ये आप जो सबकॉन्शियसली जो आप मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा डेंजरस मैसेज दे रहे हैं आप। तो मुझे तो एज अ इंडियन सिटीजन मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखिए अमित जी की मैं बेहद इज्जत करता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा एक ऐसे मुकाम पे रहेंगे कि जहाँ पे मैं खुद अपनी ज़िंदगी में शायद कभी पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ अपने जगह पे है। लेकिन आप चुप नहीं रह सकते, कहेंगे ज़रूर। देखिए इसमें ये अभी बात है कि वो बात निकली कैसे मैं बताऊँ। एक जर्नलिस्ट था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, ब्लैक मुझे पसंद नहीं आई थी, ये तो मैं 2 साल पहले कह चुका था और अमित जी से भी कह चुका था ये, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ। उससे मैं जब भी मैं मिला था उसके बाद तो उनको ये बात मालूम थी, मैंने उनसे ये कही थी कि बात, और उन्होंने पूछा भी था कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया, और मैंने उनको समझाया कि क्या क्या चीज़ें मुझे जो लगा मुझे, मैंने उनसे बताया। तो उनको ये बात की इल्म थी। उसके बाद 2 साल के बाद, मतलब ब्लैक कब रिलीज़ हो चुकी थी, उसके 2 साल बाद किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने मुझे कई सवाल पूछे। अच्छा, उसने मेरे 2 साल पहले का इंटरव्यू पढ़ा हुआ था शायद, तो उसने मुझे दोबारा पूछा ब्लैक के बारे में, तो मैंने दोबारा वही जवाब दिया। उसने पूरे इंटरव्यू में, बाकी जो मैंने 2 घंटे का इंटरव्यू दिया उसने अलग रख दिया, उसने पूरा इंटरव्यू ब्लैक के बारे में बना दिया। तो ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब हाथ धो के ब्लैक के पीछे पड़ गया हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। शायद बाद में मुझे लगा कि यार शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, मैं चुप हो जाऊं? यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, और मैं इज्जत से बोल रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अच्छा गलती मुझसे भी हो सकती है, मतलब मैं अमित जी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा हूँ, मैं फिल्म मेकर पे डाल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिल्म जो बनाता है, जो कहानी लिखता है, अक्सर हम एक्टर लोग अपने दुनिया में खोए रहते हैं, हम अपना काम करते हैं,
हो सकता है, लेकिन तो मैं एक्चुअली लेखक और डायरेक्टर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ किसी भी फिल्म की, चाहे वो फिल्म अच्छी हो बुरी हो, और जैसी बाकी भी हो। बच्ची जो है वो इंटरव्यू करने वाले पर डाल दिया आपने। कभी कभी आप लोग करते हैं चतुराई। क्या किया जाए। लेकिन एक इंप्रेशन ये ज़रूर क्रिएट होता है कि बाकी इंडस्ट्री जो कुछ करती है आप उससे एक अलग लाइन लेते हैं। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मैडम तुसॉड्स में वैक्स म्यूज़ियम है, प्रेस्टिजियस चीज़ है, अमिताभ बच्चन वहाँ पर हैं, ऐश्वर्या राय वहाँ पर है, शाहरुख खान का पुतला वहाँ लगा है, सलमान खान है, लेकिन जब आमिर खान को उसका ऑफ़र आया तो आपने कहा कि क्या ये चीज़ है, मैं तो नहीं जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली वो शायद एक गलत तरीके से बाहर भी निकली है बात। मैडम तुसॉड्स जो म्यूज़ियम है वो बड़ा अच्छा म्यूज़ियम है, वो अलग अलग किरदार उनमें वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किए हैं इंटरनेशनल स्टार्स के, तो अच्छी बात है। जब मुझे जो इंटीमेशन आई तो मैं अपने काम में अक्सर बिज़ी रहता हूँ, और मुझे जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो ये नहीं है मेरी प्रायोरिटीज़। ये तो फैक्ट बात है, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैं खड़े रहूँ फ़ोटो वोटो खिंचा के पुतला बनाऊँ, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैं उस वक्त बिज़ी हूँ अपने काम में, मैं कुछ कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो अलग वक्त में मुझे पूछते तो मैं हाँ भी बोल देता, पता नहीं मुझे, लेकिन उस वक्त मैं बिज़ी था तो मैंने बोला यार इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं फिल्म के अंदर बिज़ी हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो मेरी प्रायोरिटी है जो मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा ध्यान रहता है, फिर मैं आसपास सोचता नहीं हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक्चुअली एरोगेंस का जो इल्ज़ाम आपने लगाया ना मुझ पर, उसकी ख़ास वजह शायद ये भी हो सकती है कि जब मैं कोई भी एक काम करता हूँ तो मेरी सारी एनर्जीज़ उस एक काम पे इतनी फोकस हो जाती हैं कि अक्सर मैं आसपास की जितनी बाकी चीज़ें हैं मैं टोटली भूल जाता हूँ। कोई मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनके फ़ोन का जवाब नहीं देता हूँ। अब हो सकता है उनको लगे यार ये एरोगेंट बंदा अपना फ़ोन भी जवाब नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैं एरोगेंट उस वक्त बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने काम में खोया हूँ और मुझे और कोई तरीका नहीं आता काम करने का, ये मैं पर्पसली नहीं कर रहा हूँ। चलिए, आपने ये जो जवाब दिया है इस पर जनता तय करेगी, जनता के जज तय तय कर लो क्या- भैया। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े डिक्टेटर हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये कहती है कि आमिर खान कंट्रोल फ्रीक हैं, जिस फिल्म में काम करते हैं अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे फिल्म बनती है, उनकी उंगलियों पर बाकी सारे नाचते हैं इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। अगर आप इंडस्ट्री में वाकई इन्वेस्टिगेट करें, छानबीन करें, तो आपको ये अल्टीमेटली फाइंडिंग मिलेगी कि अगर इंडस्ट्री में कोई एक बंदा है जो सिर्फ डायरेक्टर को मानता है और डायरेक्टर को लीडर मान के उसके पीछे चलता है, वो मैं हूँ। इससे मुझे मतलब इसमें मुझे रत्ती भर का भी डाउट नहीं है। मतलब मेरे करियर की शुरुआत में क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ हुई, कामयाब हुई, उसके बाद मैंने कई फिल्में साइन की, और वो एक दौर था मेरे करियर का जब मैंने कुछ 8-10 फिल्में साइन की जो जब रिलीज़ हुई इतनी कामयाब नहीं हुई। 5 फिल्में रिलीज हुई और 5 की 5 फ्लॉप हुई। जी, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ पूरी तरह से कि डायरेक्टर की अहमियत क्या होती है, और मेरे लिए डायरेक्टर चुनना बहुत अहम होने वाला है। तो सबसे पहला रूल जो मैंने बनाया वो ये था कि जब तक डायरेक्टर पे पूरा भरोसा मेरा नहीं होगा मैं साइन ही नहीं करूँगा फिर वो डायरेक्टर क्या बनाना चाहता है, उसकी कहानी मुझे कितनी एक्साइट करती है, वो अहम बात है। और प्रोड्यूसर ऐसा हो जो हमें सपोर्ट करे, क्रिएटिव टीम को सपोर्ट करे फिल्म अच्छी बनाने में, जब फिल्म बने तो उसको अच्छी तरह रिलीज़ कर पाए। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं मेरे लिए जब भी मैं कोई फिल्म चुनता हूँ, और इन 3 चीज़ों में से सबसे अहम ये है कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कैसा है। तो इतना इंपॉर्टेंस और इतनी वैल्यू मैं देता हूँ कि डायरेक्टर कौन है। तो उसके बाद जब मैंने डायरेक्टर चुन लिया, और बहुत वक्त लगाता हूँ मैं डायरेक्टर चुनने के लिए, आप जॉन मैथ्यू से पूछ लीजिए, नए डायरेक्टर हैं, आशुतोष गोवारकर से पूछ लीजिए, फरहान अख्तर से पूछ लीजिए, उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे कम से कम 1.5 साल 2 साल लगे उनको हाँ बोलने के लिए। मतलब वो मेरा मर्डर करने वाले थे। वही रह गया था कि भैया आपको कहानी पसंद है, हाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, मैं हाँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको परख रहा हूँ। आप जो बनाना चाहते हो आप बनाएंगे पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए रुकिए, आप किसी और के साथ बना लीजिए। अगर आपको मेरे साथ बनाना है तो मुझे वक्त लगता है, क्योंकि मैं जब चुनूंगा आपको एज ए डायरेक्टर उसके बाद मैं सरेंडर करूँगा, और जब मैं सरेंडर करूँगा तो आप जो है जहाँ गाड़ी को ले जाएंगे वो गाड़ी वहाँ जाएगी। तो डायरेक्टर चुनने से पहले मैं बहुत सोचता हूँ। आप तो जो बात कह डायरेक्टर रहे की हैं बात इंटरफेयर तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद जो डायरेक्टर कहता है मैं वो करता हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही है बात,
लेकिन जो अखबार में छपा है, अभी अखबारों के बारे में आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं आपको? चलिए बोलिए, क्या क्या बोला? 3 इडियट्स के बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जब ये फिल्म बनाने के लिए विनोद चोपड़ा से बात की तो चोपड़ा साहब और हिरानी साहब ये दोनों आपके पास आए और आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें खास शर्त लगाई, एक क्लॉज कि ही मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। ताज्जुब की बात यह है कि आज तक विनोद चोपड़ा और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ है। मतलब इसमें 2-3 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तो ज़ाहिर ये होता है कि मैं चलता हूँ ज़बान पर, और इंसान की ज़बान मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। विनोद चोपड़ा और मेरे बीच में दैट मीन मतलब इतना कॉन्फिडेंस है हमें एक दूसरे पर, हमें एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि हमें पेपर पे वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं हुआ है, तो ये भी उसमें हो क्लॉज सकता है। कहाँ से आ सकता है कि भैया ये इंटरफेयर नहीं करेगा? या फिर ये हो सकता है कि वो मान के चल रहे हैं कि इंटरफेयर करेगा ही करेगा, तो झेल कॉन्ट्रैक्ट लो हो ना हो उसको। क्या फ़र्क पड़ेगा। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, आशुतोष गवारिकर हैं, फरहान अख्तर हैं, ये इतने टैलेंटेड लोग हैं, इनका दिमाग बहुत ही क्लियर होता है हर चीज़ के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, और उनको आप डोमिनेट कर ही नहीं सकते। अगर मैं कभी डायरेक्टर बना तो आप मुझे डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अगर मुझे समझाएं कि यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और मुझे बात लगे कि रजत जी सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसा करो, तो देन आई विल डेफिनेटली डू इट। लेकिन आप मुझे कभी फोर्स नहीं कर पाएंगे कि ऐसे ही करो वरना मैं शूटिंग नहीं करूँगा। तो ये जिस किस्म के लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं। जितने डायरेक्टरों के नाम मतलब मैं गिना सकता हूँ, जॉन मैथ्यूज़ है, आशुतोष गवारिकर हैं, राकेश मेहरा हैं, ये सारे बहुत काबिल और अच्छे डायरेक्टर हैं। लेकिन ये सारे जो लोग हैं, आपके साथ जब काम किया तो सक्सेसफुल हुए, लेकिन किसी और के साथ हुआ तो नहीं चले। तो इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि घोस्ट डायरेक्टर हैं, पीछे से चलाते हैं आमिर खान। ये बहुत बात मतलब फैली हुई है और लोग कहते हैं कि मैंने फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन ये इतनी अनफेयर इल्ज़ाम है, क्योंकि जितने ये डायरेक्टर हैं, आशुतोष गवारिकर, राकेश मेहरा, ये इतने काबिल डायरेक्टर हैं, इनका क्रेडिट खामोखा मुझे मिल रहा है, खामोखा मुझे क्रेडिट। क्योंकि आपके अलावा जब उन्होंने फिल्में बनाई तो इतनी सफल नहीं हुई। मैं बात मानता हूँ, आपकी बात सही है, ये पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिल्म मेकिंग बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। और आशुतोष का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा कि आमिर सजेशंस देते हैं, सुझाव देते हैं, और इनके सजेशंस को इंटरफेरेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। सही कहा उसने। तो बात यह है कि मैं एक्चुअली अगर मैं सही मानों में इसको इंटरप्रेट या समझाने की कोशिश करूं तो मैं बताऊं कि मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक्टिंग नहीं है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत कमाल का असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने करियर शुरू किया 4 साल एज एन असिस्टेंट मैंने काम किया। मेरे चचा जान थे नासिर साहब, उनके साथ काम किया। मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, मैं असिस्टेंट हूँ। रामगोपाल वर्मा ने ये शिकायत की कि इतने सवाल पूछे, इतनी जान खाली कि अब इसके साथ काम करना मुश्किल है। तो एक्चुअली रामू अगर मेरे साथ काम ना करे तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मुझे बेहद खुशी है कि वो मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में चर्चा ये है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं और डायरेक्टर के सामने आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती, आप सजेशन भी नहीं देते, और जो कहा जाता है वो करते हैं। कौन सी फिल्म आप बता सकते हैं? इस वक्त बन रही है जी। अच्छा, वो मेरी वाइफ की होगी। हाँ। हाँ, ये सही पकड़ा आपने। मैं सुना है कि उस फिल्म में न बजट ज़्यादा है, न उसमें तामझाम ज़्यादा है, न बहुत हेल्प आपको मिलती है, लेकिन करना पड़ता है जैसे डायरेक्टर कहती हैं। दरअसल ये शायद मेरी पहली फिल्म होगी 20 साल के करियर में, जिसके लिए मैं बड़ा पिच कर रहा था कि भाई मैं इस फिल्म में रहूं एज एन एक्टर। अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है कि मैं वो फिल्म करना चाह रहा हूं और डायरेक्टर बोल रहे नहीं, मैं तुम इस फिल्म में नहीं रहोगे। तो जब मैंने किरण की कहानी सुनी, मुझे बेहद पसंद आई और मैं चाह रहा था कि इसके अंदर एक रोल करूं, और किरण ने कहा कि नहीं, आप इसमें एक्टिंग नहीं करेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बोला क्यों भाई? तो उन्होंने कहा आप बहुत बड़े स्टार हैं और मेरी फिल्म बड़ी छोटी है, तो आप उसमें फिट नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं बहुत गुरिल्ला स्टाइल में शूटिंग करने वाली हूँ। मैं कैमरा छोटा सा होगा मेरा, 16 mm का कैमरा। मैं रोड पे निकल जाऊँगी, मैं ऐसे ऐसे जगहों पे जाऊँगी जहाँ बहुत भीड़ होगी, और आपको साथ में ले जाएंगे तो फिर पूरा वो कारवां चलेगा, 300 लोग होंगे आपके साथ में, और वो सब मुझे ऐसी फिल्म बनानी नहीं है। मेरा क्रू होगा 8 या 10 लोग होंगे, तो आपके साथ ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जब फिल्म में आते हैं तो उसका पूरा स्केल बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि भाई स्केल मैं छोटा कर दूंगा तो मुझे लो तो सही। तो वो फिर भी नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा क्रिएटिवली मैं बिल्कुल अपनी फिल्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ऑडियंस जब फिल्म देखे तो वो उनको ऐसे लगे कि यार ये किरदार है, स्टार नहीं है। आपसे ज़्यादा ज़िद्दी हैं वो? बहुत ज़िद्दी, हाँ। तो उनको कैसे पटाया मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और वो क्या है, लॉपसाइडेड हो जाएगी कि वो 3 नए लोग हैं, आप सडनली एक स्टार हैं, मुझे वो सूट नहीं करेगा, क्रिएटिवली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फाइनल मुझे जवाब दे दिया कि आप फिल्म में नहीं हैं। तो मैं बड़ा उदास हुआ, मैंने बोला ठीक है चलो फिल्म में नहीं है। अब उनकी कास्टिंग चल रही है, वो लोगों को कास्ट कर रही हैं और अलग अलग स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं। अब वो मुझे दिखा भी रही हैं कि देखो भैया ये मैं इसके बारे में ऐसे सोच रही हूँ, ये अच्छा है, ये अच्छा एक्टर है, ये वो मैं देख रहा हूँ कौन चुना जा रहा है मेरे रोल के लिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ भी हो रही है। और फिर मैंने एक दिन कहा किरण से, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों को चुन रही थी मुझे लगा कि यार ये इतने ठीक ठाक नहीं है, इससे बेटर होने चाहिए। तो मैंने किरण से कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन टेस्ट करता हूँ फिल्म के लिए। इसलिए नहीं कि मैं फिल्म में रहूं, क्योंकि तुमने तो बोल दिया है साफ कि मैं फिल्म में नहीं रहूँगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो बात, मैं फिल्म में नहीं हूँ। लेकिन तुम स्क्रीन टेस्ट करोगी मेरा, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यार इस किरदार के साथ क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और इसमें जो भी एक्टर आएगा वो आपको भी क्लियर होगा एज ए डायरेक्टर कि ये किरदार कैसे निखर के आ सकता है पर्दे पर। तो आप स्क्रीन टेस्ट कर लो मेरे साथ, नॉट टू टेक मी इन द फिल्म, मुझे फिल्म में लो मत, जस्ट कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा अच्छा, बोला ठीक है चलो करो। तो गजनी की शूटिंग हो रही थी हैदराबाद में, तो मैंने उनको वहाँ बुलाया। तो एक दिन जब मेरी शूटिंग नहीं थी, छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आज स्क्रीन टेस्ट करते हैं। तो मैंने स्क्रीन टेस्ट किया। वो स्क्रीन टेस्ट जब मैंने किया तो वो हिल गई। तो उनको लगा कि अच्छा ये तो मैंने ये सब सोचा नहीं था और ऐसा भी हो सकता है। अब वो स्क्रीन टेस्ट उनके सामने था, स्क्रीन टेस्ट हो गया। मैंने बोला चलो अभी तुम ढूंढ लो दूसरा कोई एक्टर, और तुमको एक आइडिया तो मिल गया वो कैरेक्टर क्या हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बहुत ढूंढा। उन्होंने बहुत ढूंढा कि यार कोई ऐसा मिल जाए, और यही मेरी चाल थी कि उनको फांसने की, कि यार पहले अपने आप को, जो हम लोग एड्स दिखाते ना, ये तुमको मिल सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको कोई मिला नहीं, उनके नज़र में मैं बैठ गया था। तो फिर 1-2 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे लगता है तुमको ही करना चाहिए। तो फिर मैं बड़ा मुस्कुराया, मैं खुश हो गया। और मैंने उनको ये भी बताया कि देखो मेरे तुम ट्रैक रिकॉर्ड देखो, रंग दे बसंती आप देख लीजिए, 3 इडियट्स आप देख लीजिए, या तारे ज़मीं पर देख लीजिए, या दिल चाहता है आप देख लीजिए। ये सारी फिल्मों में मैं किरदार हूँ, मैं आमिर खान नहीं हूँ। मेरी जितनी भी फिल्में आप उठा के देख लेंगे, कि मैंने उनको एग्जाम्पल इन फिल्मों का इसलिए दिया क्योंकि मेरे साथ और 3-4 लोग हैं। रंग दे बसंती में और 4 किरदार हैं, मैं भी हूँ। वो 3-4 लोग स्टार नहीं है, मैं स्टार हूँ। लेकिन फिल्म के अंदर कोई स्टार नहीं, फिल्म के अंदर मैं किरदार हूँ। और ऑडियंस भी मुझे उस वक्त किरदार के रूप में देखती है, वो भूल जाती है कि आमिर खान है। तो यही मेरी मतलब कला है। लेकिन ये जो पूरा प्लान था किरण के साथ जब फिल्म कर रहे हैं, इसको सीक्रेट क्यों रखा आपने? सीक्रेट उसके रखने की वजह यही थी कि किरण का जो स्टाइल था शूट करने का, वो चाह रही थी कि वो ऐसे जगहों पे मोहम्मद अली रोड पे शूट करना है उनको। अब मोहम्मद अली रोड पे मैं कैसे शूटिंग करूँगा? मोहम्मद अली रोड पे उनको शूटिंग करना है जब रमज़ान के वक्त, इफ्तारी का वक्त है, वो मैं चल रहा हूँ रोड पर, हज़ारों लोग वहाँ, हज़ारों लोग हैं, खचाखच भीड़ लगी वहाँ पे। अब वो मेरे साथ कैसे शूटिंग होगी? तो इसलिए हमने इस चीज़ को सीक्रेट रखा कि मैं उस फिल्म के अंदर हूँ, ताकि मैं सडनली आऊँ, हमको शॉट मिल जाए और मैं निकल जाऊँ वहाँ से। जहाँ पब्लिक को मालूम है कि किरण के फिल्म में आमिर है, तो फिर पूरा वहाँ पे मीडिया पहले आ जाएगा, वहाँ पे क्राउड आने से पहले मीडिया आ जाएगा। तो हमने कहा कि भैया इस बात को एकदम दबा के रखो। अब वहाँ पे बात बाज़ार एक जगह है उसी एरिया में, मोहम्मद अली रोड के नज़दीक, जहाँ इतनी भीड़ होती है, और मेरा किरदार जो है वो वहाँ रहता है, 3री मंजिल पे उसका घर है। अब मुझे वहाँ शूटिंग करनी है। तो हमने ऐसा किया कि हमने किसी को बताया नहीं कि मैं फिल्म के अंदर हूँ। रात के 3:30 बजे मैं उस एरिया में आया गाड़ी में, जब पूरा सन्नाटा था, सब सो रहे थे।
तीसरी मंजिल पे मैं चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया। 3 हफ्ते में वहाँ अंदर रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मैं अंदर शूटिंग कर रहा हूँ। उनको लगा कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ 8 लोग हैं घूमते रहते हैं। आमिर खान उस तीसरी मंजिल पे शूटिंग कर रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है। और हज़ारों लोग, मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँचती क्योंकि वहाँ इतने लोग चल रहे होते हैं। तो वहाँ अगर हम बताते कि मैं फिल्म के अंदर हूँ तो वहाँ शूटिंग होती नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। आज तो पूरा राज खुल गया। अब शूटिंग कंप्लीट होगी तो राज करने लगे। तो मुझे एक्चुअली वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है कि 3 हफ्ता मैं वहाँ था और शूटिंग भी वहीं होती थी, मैं रहता भी वहीं था। एक कमरा था और एक बाथरूम था। तो डायरेक्टर तो जितने मेरी मीटिंग्स थी, ये मैं आपको बताऊँ, बहुत एंटरटेनिंग बात है, जितनी मेरी मीटिंग्स थी, विनोद चोपड़ा है, राजू हिरानी, वो मुझसे मिलने आते थे अपना इसकी 3 इडियट्स की डिस्कशन के लिए। तो शूटिंग चल रही है कमरे में और दूसरा एक ही कमरा है बाथरूम, बाहर तो मैं जा नहीं सकता। तो मीटिंग सारी मेरी बाथरूम में चलती थी। तो कमोड पे जो है विनोद चोपड़ा बैठा हुआ है और हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये करना है वो करना है। ये पब्लिक को पता नहीं बात क्या हो रही। और डायरेक्टर से डांट भी पड़ती होगी आपको? किरण से तो हाँ, मतलब डायरेक्टर डांटते रहते हैं, अभी क्या किया जाए, आर्टिस्ट का हमारा काम है डांट खाना डायरेक्टरों से। बट मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। मुझे लगा कि एज अ डायरेक्टर शी इज़ वेरी क्लियर एंड उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे डायरेक्टर में होती हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, फिल्म अभी लोग देखें पसंद करें तो मैं बात करूँ। मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपकी अब तक की कौन सी फेवरेट पिक्चर थी जिसमें आपका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा? मेरी खुद की फिल्म? हाँ। या ये तो जाहिर है आपको किसी और की फिल्म तो अच्छी लगती नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मुझे। बल्कि मैं आपको बताऊं, मुझे पिछले कुछ सालों में कौन सी फिल्में जो बहुत पसंद आई हैं, वो एक तो मुन्ना भाई MBBS बेहद पसंद आई, मुन्ना भाई लगे रहो बड़ी पसंद आई, बहुत ही कमाल की फिल्में थी। 2 फिल्में जो मैं देख नहीं पाया, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, एक है जब वी मेट, जो मैं बहुत देखना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है उसकी, और एक वेडनेसडे। तो बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं। सॉरी, आपका सवाल क्या था? इनका सवाल ये था कि आपको अपनी सबसे बेहतरीन अपनी, पता नहीं यार, मुझे नहीं, ये सवाल का जवाब मैं कभी दे ही नहीं पाया हूँ। बहुत दफ़ा मुझे पूछा गया आपको मेरी कौन सी फिल्म पसंद आती? तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर। चलो, तो अब मेरी भी फेवरेट हुई है। ये सही है कि जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, अगर वो हिट हो जाती है तो आप रोते हैं, अगर पिट जाती है तो भी आप रोते हैं? मैं रोता हूँ। बात तो सही है। क्या वजह है? क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल किस्म का इंसान हूँ और मैं बहुत जल्दी रोता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बम्बई से बाहर रहता हूँ 3-4 हफ्ते, 4-5 हफ्ते हो जाते हैं, तो मैं बड़ा मिस करता हूँ, होम सिक हो जाता हूँ, बच्चों को मिस करता हूँ। तो जब मैं अपने होटल रूम में टीवी देख रहा होता हूँ तो कभी कभी मैं एड्स देख के रोने लगता हूँ। वो एड्स में बच्चे होते हैं तो उसमें मुझे आंसू आ जाता है। मैंने फिल्मों के बहुत सारे आपसे सवाल पूछे हैं और आपने अच्छे बेबाकी से जवाब दिए हैं। आपकी जो फैमिली है वो पूरी फिल्मों की फैमिली थी, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब लोग फैमिली में हैं। लेकिन मैंने सुना कि पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के डिसेंडेंट हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, ये बात सही है। और इसलिए कभी कभी राजनीति का बुखार भी चढ़ता है। जी नहीं, राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और पॉलिटिक्स से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। अभी हमने आपका बयान पढ़ा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होना चाहिए, उसके लिए आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, किरण बेदी का नाम ने रेकमेंड किया। जी हाँ, जी हाँ। दरअसल ये इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है मेरे लिए। मैं एंटरटेनर हूँ और एंटरटेनर ही रहूँगा ज़िंदगी भर, क्योंकि यही एक चीज़ है जो जिसमें मेरा दिल है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक भी हूँ इस देश का, और अपनी तरफ से ना सिर्फ मुझे लेकिन हम सबको अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जब भी हमें कुछ लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो वो बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, बट आप जवानी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्या राज है? भाई, ये आप लोगों का प्यार है, मैं और क्या कह सकता हूँ, इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। लेकिन ये सच है आमिर। देखिए, एक्चुअली खूबसूरती जो होती है ना, वो देखने वाले की नज़र में होती है।
लेकिन ये सही है कि ये खूबसूरती और ये जवानी बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर करते हैं आप? एक्चुअली टॉर्चर की बात नहीं है, वो तो टॉर्चर तो गजनी के लिए हुआ। लेकिन अगर मेरा जो मुझे समझ में आई है बात इस सब फिल्मों करने के बाद, जो मैंने बॉडी चेंज की है, इतना एक्सपेरिमेंट किया है बॉडी के साथ, तो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अहम समझ में आएंगी जो मैं बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि आदमी जो है, जो आपका डाइट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रेश सही खाना खाएं और बैलेंस में खाएं। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है बॉडी को। आमतौर पे लोगों का ये मानना होता है कि मैं कम खाऊंगा तो मेरा वज़न कम होगा। ये बात गलत है। आप कम ना खाएं, जो खुराक ज़रूरी होती है वो आप खाएं, बैलेंस्ड खाएं। लोग सोचते हैं कि हाई प्रोटीन खाओ तो मसल्स बनेंगे। हाई प्रोटीन खाएंगे, आपका लिवर, किडनी, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो आप वो मत करिए। आप बैलेंस डाइट खाइए। फ़ैट की भी ज़रूरत होती है इंसान को। तो लोग सोचते हैं कि मैं फ़ैट्स कम कर दूंगा, मैं बिल्कुल तेल नहीं लूँगा, ये भी गलत बात है। तो आप बैलेंस्ड डाइट खाइए और हेल्दी डाइट खाइए, बहुत अहम चीज़ होती है। इससे आपका फेस भी फ्रेश लगेगा। मैं पानी बहुत पीता हूँ, ये मुझे डाइटिशियन ने बताया कि आप पानी पीजिए। मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ दिन में। तो तो उसमें क्या होता है कि जो स्किन फ्रेश लगती है पानी से। हमारे शरीर में आप देखिए 80% पानी है, 70-80% पानी है। जैसे धरती है, धरती में भी 70% पानी है। तो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, हम अपने लाइफ में मसरूफ़ होते हैं, तो हम पानी बहुत कम, पहले बहुत कम पानी पीता था। जब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने पानी पीना शुरू किया, तो डाइट सही, रेस्ट, आप नींद पूरी लें, ये सब चीज़ें बहुत अहम होती है अपने हेल्थ के लिए। बाकी तो फिर ऊपर वाले के हाथ में। Actually, sir, I want to ask you what your dream project? एक्चुअली मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं बड़ा डरता हूँ उसको शुरू करने से। मेरे दिल में ये बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं। लेकिन वो इतना कमाल का राइटिंग पीस है और इतना चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे इतना पसंद है वो। कौन सा रोल करेंगे आप अगर महाभारत बनी? देखिए, महाभारत में तो एक से एक किरदार है। जो सबसे मेरा फेवरेट किरदार है वो कर्ण का है, लेकिन मैं वो किरदार कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में कर्ण जो है वो 6 फुट 5 इंच का क्षत्रिय है, वॉरियर है वो। महाभारत में एक ही रोल सूट करता है मुझे, कृष्ण का। लेकिन मैं डरता इसलिए हूँ वो बनाने से और या वो शुरू करने से। एक्चुअली मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ महाभारत, लेकिन वो इतना डिमांडिंग है और कहीं मुझसे चूक ना हो जाए या मैं उसको अच्छी तरह बना नहीं पाऊँ। और वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अगर मैंने आज तय किया कि मैं बनाऊँगा, तो मेरे अगले 20 साल, वो एक सब्जेक्ट बनाने में 20 साल जाएंगे। मतलब 5 साल तो सिर्फ उसकी रिसर्च होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या करूँ? तो वो बड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, तो मैं डरता हूँ उसकी तरफ जाने से। लेकिन मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन अगर स्क्रीन प्ले कोई है तो वो है। और वो मतलब अगर हम बनाएं अच्छी तरह से, और मुझे लगता है वो हिंदुस्तानी को ही बनानी चाहिए। तो ये जितने हैं हॉलीवुड के जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, वो सबका बाप महाभारत है एक्चुअली मेरे हिसाब से। ये तो सही है, ऐसा बनाने के लिए दिमाग में एक जुनून चाहिए, और वो शायद आपके अलावा किसी और में नहीं हो सकता। आमिर ने हर तरह के सवाल आपसे पूछे और बेबाकी से, बड़ी तल्खी से आपने जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेश पंत के फैसले का। पुष्पेश जी, आपका फैसला आज की कार्रवाई पर। एक पुरानी कहावत है कि कानून अंधा होता है, और लगता है शायद इसीलिए आज आमिर खान को उस कटघरे पर खड़ा किया गया है। जिद है कि इस बात साबित की जा सके कि कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। जिस अंदाज में आरोपी कटघरे में बैठा रहा है, उसने बेबाकी से सवाल जवाब किए हैं, अपनी सफाई दी है, उससे लगता है उन्होंने जिक्र किया था महाभारत का, मगर रामायण की अग्नि परीक्षा वाले तेवर उनके यहाँ थे कि सांच को कोई आँच नहीं होती है। मुझे लगता है, और अदालत को मुझे नहीं कहना चाहिए, अदालत को लगता है कि परफेक्शनिस्ट होना कोई गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है।
एक हद तक जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, पागल होना भी गुनाह नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद लीक से हटकर चलना गुनाह कतई नहीं समझा जा सकता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेमिसाल है, इनकी हाजिर जवाबी काबिल तारीफ़ है, और अदालत का ये मानना है कि जितने भी इल्ज़ाम इन पर लगाए गए हैं वो उन लोगों ने लगाए हैं जो रश करते हैं इनकी कामयाबी से, इनकी क्रिएटिव जीनियस से और इनकी इंटीग्रिटी से। अदालत इनको बाइज़्ज़त बरी ही नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए तमाम शुभकामनाएं भी इनको साथ ले जाने को कहती है, ताकि और लोग इस मिसाल पर, इस लीक पर जो तर्जुमा इन्होंने पूछा था, इनका अनुसरण कर सकें। आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अल्फाज कहे मेरे लिए, आई एम वेरी टच्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आमिर खान जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, हमेशा अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, अपनी मर्जी की फिल्में बनाएंगे, मीनिंगफुल फिल्में बनाएंगे, और जनता का इन्हें इतना प्यार मिले कि इनके दामन में ना समाए, इस कामना के साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।